जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। 22 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पर मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। देखिए यहाँ पे लिखा है वन, तो वन यहां भी लगा हुआ है, थोड़ा रिलेट करेंगे। आपको ये याद रखना है कि वन जो है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है मार्च महीने में मनाया जाता है। वन से तो रिलेट कर लेंगे, 21 मार्च आपको याद आ जाएगा। दोस्तों 21 मार्च को जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, अभी क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए यदि आपसे पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अब आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, कब से इसको मनाने की शुरुआत की गई है? तो 2013 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था, और 2012 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम बोलते हैं यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, तो डिसीजन लिया था कि विश्व वन दिवस जो है 2013 से मनाया जाएगा, और पहली बार ही मनाया गया। क्लियर है दोस्तों? इस दिन को मनाने का क्या उद्देश्य है? नाम से स्पष्ट है, लोगों को, पूरी दुनिया को जंगलों के प्रति अवेयर करना। फॉरेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट अगर खत्म हो गए तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दो, एक रिपोर्ट आई है, जब बहुत ज्यादा वनों की कटाई होती है जो कार्बन उत्सर्जन है वो बढ़ जाता है, और 12 से 18% जो वर्ल्ड का कार्बन इमिशन होता है वो किससे होता है? वनों की कटाई से होता है। इसलिए हमें फॉरेस्ट को बचा के रखना ताकि पर्यावरण में एक संतुलन बना रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कितने साल में रिपोर्ट पेश किया जाता है। तो आप याद रखिएगा हर 2 साल में रिपोर्ट पेश किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे का। 1987 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। 1987 में हर दूसरे वर्ष में वनों की स्थिति के बारे में हमें सर्वेक्षण के द्वारा पता चलता है। अभी जो लास्ट रिपोर्ट थी कब पेश हुई थी? 2021 में पेश हुई थी। उसके पहले 2019 में पेश हुई थी। अब 2023 में भी आएगी। तो 2021 की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट थी 13 जनवरी 2022 को पेश की गई, और भारत के जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं इनका नाम है भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इसको जारी किया था। अभी प्रेजेंट में अभी ये एनवायरमेंट मिनिस्टर अभी बने हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो 2019 की तुलना में भारत में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे 1540 किलोमीटर स्क्वायर हमारा फॉरेस्ट बढ़ा है, 721 किलोमीटर पेड़ क्षेत्र बढ़े हैं। ये कंपेरिजन किया गया 2019 से। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा वनों में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वो आंध्र प्रदेश स्टेट में देखने को मिली है। 647 किलोमीटर स्क्वायर यहां पर एरिया बढ़ा हुआ देखने को मिला है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस राज्य में है, तो आप बताएंगे एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल है। दोस्तों प्रतिशत के आधार पर, यानी परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज के बेस पर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा? मिजोरम है, 84.53% है। भारत में 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट कवर्ड है, जो कि पूरे एरिया का, इंडिया का 24.62% है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मैंग्रोव वन, यानी जो दलदली वन होते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे जो वनों प्रतिशत वाले राज्य हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता दूं। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, पहले नंबर पर मिजोरम है, थर्ड पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है, और 5वें पे नागालैंड है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे रूट एप्लीकेशन पर, सभी जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी देख रहे हैं 22 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। 479 डेज हो गए, 25 से 30 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाती है। 1.5 से 2 घंटे में आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, बिकॉज योर टाइम इज सो मच वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा कीमती आपका समय। तो इसलिए आधे घंटे में करंट अफेयर्स और जीके दोनों यहीं से खत्म होगा भारत के हर एग्जाम के लिए। तो ये है ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों हमें अपनी दुनिया बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं, हमें जो भी शक्ति चाहिए वो पहले से हमारे अंदर मौजूद है। दोस्तों यदि हम परमात्मा को ढूंढने निकले
तो देखिए, कई बार मैं आपको बता दूं, परमात्मा जो है वो हमारे अंदर ही है, अगर हम उन्हें महसूस करें तो वो शक्ति हमको मिलेगी। जेके रोलिंग की बात करें, जिन्होंने हैरी पॉटर की सारी सीरीज को लिखा है, पहले इनको इतना ज्यादा रिजेक्ट किया, बहुत सारे ऑथर्स के पास, बहुत सारे पब्लिशर्स के पास गए और इनको किसी ने पब्लिश नहीं किया, बोला ये स्टोरी चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। फिर इतिहास आप सभी को पता है। इसी प्रकार से हमें ये समझना है, हमें कभी हार नहीं माननी है, लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों, तो 2023 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और भारत की रैंक है 126। कितनी है? 26, 126। आप 26 याद रखना और बस 100 ऐड कर देना, 126, ठीक है। तो दोस्तों 126 आपको याद रहेगा। तो दोस्तों यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में बहुत सारे डायमेंशन को इवेल्युएट किया जाता है। उस देश की जीडीपी देखी जाती है, सामाजिक सहयोग देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, उसको जो पर्सनल फ्रीडम है वो कैसे मिल रहा है, भ्रष्टाचार वहां पे क्या है कि नहीं है, डायस्टोपिया, वो व्यक्ति दुखी तो नहीं है। इन्हीं आधारों पर ये जो इंडेक्स है जारी किया जाता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है, दोस्तों जो हैप्पी होगा वही तो फाइन होगा, जो हैप्पी होगा वही तो फाइन होगा, और फाइन से आप याद रखना फिनलैंड, ठीक है। सबसे ऊपर फिनलैंड है और ये रैंक में जो है भारत की जो रैंक है बहुत ज्यादा कम है, इसलिए भारत कम खुशहाल देशों में से एक देश है। देखिए फिनलैंड जो है सबसे ऊपर है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर है, आइसलैंड थर्ड नंबर पर, इजराइल फोर्थ नंबर पर है। ये पूरी इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, तो विश्व के सबसे खुशहाल देशों की है। विकसित देशों की रैंकिंग देखें तो जो अमेरिका है 15 में है, जर्मनी 16, यूके 19, फ्रांस 21, जापान 47 पे। हमारे पड़ोसी देश चीन हमसे थोड़ा आगे है, चीन 64 प्लेस पर है, म्यांमार 72, सबसे नीचे अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं सीसीआई, इसके सीएमडी अभी नियुक्त किए गए, इनका क्या नाम है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इनका नाम है ललित कुमार गुप्ता। क्या नाम है? ललित कुमार गुप्ता। ये सीसीआई के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये है ललित कुमार गुप्ता। दोस्तों सीसीआई क्या है इसको हम समझते हैं, नाम से स्पष्ट है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि कपास के व्यापार में, कपास के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में काम करती है, कपास के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करती है। देखिए 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। कपास की बात करें तो कपास एक प्रकार का कैश क्रॉप है और कपास को कहा जाता है व्हाइट गोल्ड। यदि आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएं, इसे सफेद सोना कहा जाता है। कपास के जो सबसे पहले साक्ष्य जो हमें देखने को मिले, हड़प्पा निवासी जो थे, कपास के उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में नंबर 1 थे। ये इसके भी साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिले हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन कौन करता है, तो हमारा भारत करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है, तो आप बताइए गुजरात राज्य है। और कपास जो है उसको क्या बोला जाता है? कपास जो है ब्लैक सॉइल में, कहां पर? काली मिट्टी पर उगाया जाता है। रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल जिसे बोलते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये सारा रीजन है जहां पर कपास उगाया जाता है। मथुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? मथुआ मेला, मथुआ फेयर जो है कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? मथुआ मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये जो है मथुआ संप्रदाय के संस्थापक, क्या नाम है इनका आपसे पूछा जाए तो इनका नाम है श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी। तो 212वीं जयंती के उपलक्ष्य पर पश्चिम बंगाल में ये मथुआ संप्रदाय के द्वारा मनाया जा रहा है मथुआ मेला, जो कि 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 19 से 25 मार्च तक चलेगा। मथुआ संप्रदाय ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखने को मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में तो है ही, बहुत ज्यादा आबादी है। और दोस्तों मथुआ संप्रदाय की स्थापना श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी ने की थी। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं मथुआ संप्रदाय से, उनको भारत में नागरिकता भी नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है आसिफ शेख को मिला है। किसे मिला है? आसिफ शेख को मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रही हैं आसिफ शेख। आसिफ शेख नेपाल के खिलाड़ी हैं। आसिफ शेख किसके खिलाड़ी है? नेपाल के खिलाड़ी हैं। अब हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं क्यों इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है। फरवरी 2022 में मैच हो रहा था, नेपाल और आयरलैंड के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा था। तो जो आयरलैंड के बल्लेबाज, यहां पर देखिए आप, आयरलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो है एंडी मैकब्राइन, वो रन ले रहे थे। तो नेपाली गेंदबाज कमल सिंह यहां पे खड़े थे जो गेंद बॉल डाल रहे थे, उनसे टकरा करके गिर गए और फिर कमल सिंह ने बॉल जो है विकेट कीपर को दी, तुरंत विकेट कीपर को दी। तो विकेट कीपर कौन है? आसिफ शेख। तो उनके पास जब बॉल गई तो उन्होंने आउट नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो गिर गए थे तो उसका फायदा उन्होंने नहीं उठाया। इससे पता चलता है कि खेल भावना कितनी बड़ी है। व्यक्ति गिरा था तो उसको मौका दिया गया कि भाई तुम उठ करके आ जाओ, ऐसे आउट हम तुमको नहीं करेंगे। तो मैक ब्राउन को इन्होंने आउट नहीं किया, इसलिए आसिफ शेख को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखो, ना केवल खेल में किसी को गिराने की कोशिश मत करो, कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, लेकिन किसी को गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है। तो यह सम्मान क्रिकेट में खेल भावना के लिए दिया जाता है। मिसेस इंडिया 2023 किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड मिसेस इंडिया 2023? तो फ्रेंड्स ज्योति अरोड़ा, क्या नाम है इनका? ज्योति अरोड़ा। इन्हें मिसेस इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है ज्योति अरोड़ा। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फैशन में भी काम करती, बहुत पॉपुलर है ज्योति अरोड़ा। तो व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, हर क्षेत्र में अपने परचम लहरा सकता है। तो मिसेस इंडिया पेजेंट भारतीय विवाहित महिला की सुंदरता, प्रतिभा, ग्लैमर और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। ये जो इवेंट है इस बार दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहां पर हुआ था? तो एरोस होटल है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था और ज्योति अरोड़ा मिसेस इंडिया की विनर बनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी, मैं आपको मिस यूनिवर्स का खिताब बता रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए मिस यूनिवर्स जो ब्यूटी सेगमेंट में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो सुष्मिता सेन सबसे पहली मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। उसके बाद नाम आता लारा दत्ता का, फिर तीसरा नाम आता हरनाथ संधू का, जो कि 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं भारत के लिए। ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल में हो रहा है ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन। ठीक है, याद रहेगा कहां पर हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। भोपाल किसकी कैपिटल है? तो MP की कैपिटल है भोपाल। यहां पर 21 मार्च को यह विश्व कप का भव्य उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है, बहुत सालों बाद हो रहा है कि जो हमारी देश की कैपिटल न्यू दिल्ली है उसके बाहर भारत में होने वाला अब तक का ये पहला आयोजन है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि चीफ गेस्ट रहे हैं। इसके अलावा ISSF के अध्यक्ष, इनका नाम है लुसियानो रॉसी। क्या नाम है? लुसियानो रॉसी। और भारत में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं रनिंदर सिंह। ये भी उद्घाटन जो इनॉग्रेशन था उस पे ये उपस्थित थे, उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। दोस्तों 1954 से हर 4 साल में ISSF की सभी शूटिंग स्पर्धाओं का आयोजन होता है, हर 4 साल में। ठीक है, चलिए, किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? Which country has invited India as a guest country in GS summit? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जापान। जापान ने भारत को आमंत्रित किया है G7 समिट में एज अ गेस्ट कंट्री। दोस्तों भारत G7 का सदस्य नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। दोस्तों जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, वो भारत आए हुए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने देखा होगा, काफ़ी सोशल मीडिया में इमेजेस वायरल हुई, उसमें इन्होंने बहुत ही
गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया है। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर। तो ये हमारे मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री जी की काबिलियत है। अब आप ये मत समझना कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, है ना। बहुत सारे लोग सर आपने तारीफ कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी और ये सब चीजें सो सबसे ऊपर होता है कुछ, है ना। तो हमें इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। 2 दिन के भारत दौरे पर आए, 20 मार्च 2023 न्यू दिल्ली पहुंचे थे। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि G20 भारत में हो रहा है और G7 जापान में हो रहा है। पिछले साल जर्मनी में हुआ था। जी से जापान, वैसे तो जी से जापान नहीं होता, जे से जापान होता है, बट आपको जी से ऐसा कुछ याद रहेगा, जापान। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो जो G7 समिट है 2023 में कहां पर होगा? हिरोशिमा में किया जाएगा। आपको पता है ये जगह कौन सी है? आपको याद है वो जगह? आपको यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। 6 अगस्त 1945 का दिन, 6 अगस्त 1945 को यहां पर एटम बम गिराया गया था और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। अमेरिका ने गिराया था, यहां पर गिराया था लिटिल बॉय, है ना। लाखों लोग मरे इसमें, करोड़ों लोग प्रभावित हुए। आज तक बहुत लोगों की जानें गई हैं इस एटम बम के गिरने से। तो वहीं पे हिरोशिमा में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों यही नहीं, 6 अगस्त ही नहीं, 9 अगस्त को भी एक बम गिराया गया था। 9 अगस्त को वो था फैट मैन, वो नागासाकी शहर में गिराया गया था। अब यहां पे बात G7 की कर लेते हैं, ठीक है। तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का समूह। 1975 में G7 की स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछा जाए G20 की स्थापना कब हुई है? 1999 में इसकी स्थापना हुई है। जितनी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो सब G7 में शामिल है। भारत इसका सदस्य नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको G7 कंट्रीज के नाम आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब आपको ये याद रखना है कि जो G7 कंट्रीज हैं, सारे जो कंट्री हैं, उनका फेवरेट जूस है। G7 कंट्रीज फेवरेट इज जूस, क्लियर है। उनका फेवरेट क्या है? जूस है, ठीक है। तो G से आपको क्या याद रहेगा? G से जर्मनी। F से आपको क्या याद रहेगा? फ्रांस। J से आपको जापान। U से आपको याद रहेगा क्या? यूनाइटेड किंगडम। I से आपको याद रहेगा, I से आपको क्या याद रहेगा? इटली। और C से हो जाएगा ये आपका, C से हो जाएगा कनाडा। और E से हो जाएगा, E से यहां पर मिसिंग है, तो आप इसको अमेरिका याद रखना, ठीक है। E से आपको याद रखना अमेरिका। अच्छा ऐसा कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, U से आप USA कर लीजिए और E से आप इंग्लैंड कर लीजिए, ठीक है। अब याद रहेगा, U से USA और E से इंग्लैंड। तो 7 देशों का समूह है। दोस्तों 1997 में रूस को G7 में शामिल किया गया था, फिर बाद में इसको हटा दिया गया। तो जब 1997 में शामिल किया गया था तो ये G8 हो गया था। और 2014 में आपको बता दूं, क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, वहां पर विवाद हुआ और रूस को इससे बाहर कर दिया। रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया, फिर से ये G7 बन गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो ये जो ज्वालामुखी है कहां पर खोजा गया है? वीनस पर, शुक्र पर खोजा गया है सक्रिय ज्वालामुखी। वैज्ञानिकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें यहां पे ज्वालामुखी मिल जाएगा। जो वीनस है, इस प्रकार से आप इसे सुबह भी देख सकते हैं, सुबह 5 बजे भी देख सकते हैं। ये पृथ्वी की बहन कही जाती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मास है, जो साइज है, लगभग पृथ्वी जैसा है, ठीक है। तो पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी इससे पहले नहीं मिले थे। बृहस्पति के चंद्रमा पर सक्रिय ज्वालामुखी देखा गया था। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर कर लिया है। तो शुक्र के बारे में वैज्ञानिकों की राय अब बदल गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए, शुक्र की बात करें तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। और शुक्र का जो रेडियस है पृथ्वी से कुछ ही कम है। शुक्र का रेडियस 6051.8 किलोमीटर है और पृथ्वी का 6378.1 किलोमीटर है। शुक्र पर जो एक वर्ष होता है पृथ्वी के बराबर 225 दिन होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर 225 डेज में खत्म हो जाता है। और पृथ्वी जो है, जो हमारी पृथ्वी है, 356 डेज में कंप्लीट करती है। और ये एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है
जो चट्टानों से बना होता है उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी धरती से मिलती है उसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। 4 प्लेनेट को इनर प्लेनेट कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों जब हम 21 साल के हो जाते हैं तो आप पढ़ते रहते तो डाउन हो जाते हैं। 21 वो उम्र होती है जब बहुत सारे लोग अपना ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। वैसे जो डाउन सिंड्रोम है होना नहीं चाहिए किसी को, भगवान करे किसी को ना हो, बहुत ही खतरनाक है, जो कि जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी में शामिल होता है। तो डाउन सिंड्रोम में जो व्यक्ति प्रभावित होता है इस प्रकार का दिखता है। इसकी जो इंटेलिजेंस है बहुत कम होती है, दिल और दिमाग जो होता है पैदाइशी उसमें कमी देखने को मिलती है, फिजिकली वीक होता है, मेंटली रिटार्डेड देखने को मिलता है, लो मसल टोन होते हैं और बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है, बहुत ही कम उम्र में एकदम आपको अलग से दिखने को मिलेंगे। और इनका जो चेहरा होता है चपटा होता है, चेहरा आप देख पा रहे हैं, चेहरा चपटा होता है, छोटे कान होते हैं, तिरछी आंखें होती हैं, ये सारे जो हैं ये सब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि हम इसको मनाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। 2023 की थीम क्या है? विथ अस नॉट फॉर अस। तो डाउन सिंड्रोम जैसा कि मैंने आपको बताया एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें व्यक्ति की गलती नहीं होती, जन्म से ही प्रॉब्लम होती है। और खासकर ऐसे जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनको दिल की बीमारी होती है, थायराइड प्रॉब्लम होती है, जो फिजिकल पार्ट होता है हाइपोटोनिया होता है, यानी मसल स्टोन, बहुत ही मसल स्टोन नहीं होते हैं, ढीले होते हैं, हाथ पैर को उठाने में भी दिक्कत होती है, एक वाइब्रेशन भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आइए हम आ जाते अपने एक नेक्स्ट फ्लेवर में, जो है RRR यानी रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर 2022। पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहूं, नहीं तो मैं बताना भूल जाऊंगा। अब आप बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं और ये मुझे दिख भी रहा है, आप लोग इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं और इसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आपने विश्वास मुझ पर दिखाया है मैं इसको कायम रखूंगा जीवन पर्यंत, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स तो आपको जीवन भर पढ़ाना है। बंगाल की खाड़ी में बना जो चक्रवाती तूफान, इसका नाम है आसानी। आसानी किस देश में किसने रखा है आसानी का नाम? तो श्रीलंका ने रखा था। यू सू क्योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यू सू क्योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अमित शाह, जो देश के प्रेजेंट में गृह मंत्री हैं और इनके पास सहकारिता मंत्रालय है, इन्होंने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 11 मई को मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है। राखीगढ़ी एक आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है किस राज्य में, जहां पर 3 टीलों की खुदाई की जा रही है? तो राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। यह भी एक हड़प्पन साइट है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम करेंगे रिवीजन और टेस्ट। तैयार हैं? चलिए पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ पढ़ना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने पैरों पे खड़े होकर के दिखाना है और दुनिया को बताना है कि मैं कर सकता हूं। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है विराट कोहली। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो तीसरे उपराष्ट्रपति बने राम सहाय प्रसाद यादव। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम फास्टेस्ट इन अंडर 21 ग्रुप ऑफ पाक स्टेट? तो ये है, क्या नाम है इनका? समन्ना रमेश शेलार। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की, कितनी जगहों पर? 7 जगहों पर। किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। सागर परिक्रमा का 4था चरण कहां पे संपन्न हुआ है? कर्नाटक राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। ईरानी कप 2022 देश का खिताब रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसको हरा करके जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने पिछले साल के रणजी ट्रॉफी विनर एमपी को हरा दिया है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रचना बिष्ट रावत। टीसीएस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टीसीएस के नए सीईओ बने हैं के कृतिवासन। क्या नाम है इनका? के कृतिवासन नाम है।
दोस्तों आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस, यानी जो हमारा ल्यूसेंट का एक टॉपिक है विविध चल रहा है, कुछ ही दिन में खत्म होगा, फिर हम दूसरे टॉपिक को उठाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग वैरायटी दी है ल्यूसेंट की जीके की, ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। भारत के प्रथम पुरुषों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो ये अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन करने वाले सबसे पहले मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सर थॉमस एमहर्स्ट। क्या नाम है? सर थॉमस एमहर्स्ट। भारत के सबसे पहले वायुसेना अध्यक्ष, तो ये थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष ये कौन है? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह। इन तीनों का कमेंट बॉक्स पे बताइए प्रेजेंट में कौन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मवलांकर, जिन्हें हम बोलते हैं गणेश वासुदेव मवलांकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी प्रेजेंट में राजीव कुमार हैं। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। ठीक है, अभी बहुत सारे हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे एक साथ। मैं आप लोगों को ओवरडोज नहीं देना चाहता कि आपको उल्टी होने लगे, बस लिमिटेड थोड़ा डेली मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे ल्यूसेंट के पिटारे में एक और अच्छा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल रिफॉर्म, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम, सोशल रिफॉर्म एक्ट। तो देखिए, पहले हमारे इंडिया में जो शिशुवध होता था उस बहुत ज्यादा होता था, तो उस पर प्रतिबंध लगाया था वेलेस्ली ने। उस समय गवर्नर कौन थे? वेलेस्ली। और ये 1798 में 1805 में हुआ था। ठीक है, सती प्रथा, आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय ने इसके लिए बहुत काम किया था। 1829 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक थे, सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा आप सभी को पता है कि अगर कोई पे नहीं कर पाता था, उधार लेता था, वो दास बन जाता था। फिर वो लोन चुका नहीं पाता था तो उसका बेटा भी दास बन जाता था। बहुत बुरी स्थिति थी। तो एलन बरो थे उस समय 1843 में, जब इन्होंने 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दासता को खत्म किया 1845 में। ठीक है, क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वालों छात्र जो हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हमारे हिंदू कल्चर में क्या था कि हमारे हिंदू रिलीजन में था कि दोबारा से जो है महिला शादी नहीं कर सकती थी। तो दोबारा से शादी कर सके इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ये अधिनियम लाया था, विधवा विवाह की अनुमति मिली थी। नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या होता है? अंतर जाति विवाह, यानी एक कास्ट से दूसरे कास्ट में आप जो है मैरिज कर सकते हो। तो उस समय नॉर्थ ब्रूक थे। और 1872 में एज ऑफ कंसेंट, यानी लड़की के विवाह की बात करें तो 12 वर्ष थी, अब तो एज बढ़ गई, 18 वर्ष हो गई है। तो 1891 में ये पारित हुआ था एक्ट लेंस डाउन के द्वारा। नेक्स्ट है शारदा, यहां पर जो है इनका नाम है लेंस डाउन, यहां पर इसको एक्ट हटा दीजिए, ये कंसेंट एक्ट है, तो इनका नाम है लेंस डाउन, है ना। शारदा एक्ट आखिरी बात करेंगे, इरविन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के जो यहाँ पे थे 1930 की बात कर रहे हैं। तो ये विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के तहत। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ू। ठीक है, तो भारत के भारत में उस समय वाइस राय थे इरविन 1930 में। दोस्तों 22 मार्च के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम आपका टेस्ट लेने वाले, आपने पूरा ध्यान से पढ़ा है। अब आइए शुरू करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने साल में पेश किया जाता है? पढ़ा है ना आपने? 2 साल में पेश किया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन का प्रतिशत देखा जाता है? तो वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा मिजोरम में है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, सबसे पहला स्थान किस देश का है? तो फिनलैंड सबसे पहले स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य कपास के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है? तो कपास के प्रोडक्शन में गुजरात पहले नंबर पर है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जारी रखें।
2023 में G7 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? जापान में, पिछले साल जर्मनी में। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र है। राखी गढ़ी किस राज्य में है? राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, यह है जनरल मानेक शॉ। सती प्रथा प्रतिबंध किसने लागू किया था? सती प्रथा प्रतिबंध किसने लागू किया था? विलियम बेंटिक। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? उस समय इरविन थे, 1930 में, 1930 में। आज का सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है, ये इमेज किस फेमस पर्सनालिटी की है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे बताना है। जो कल की इमेज थी वो थी हमारे, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पंडित, क्या नाम है इनका? तो ये है बिरजू महाराज। क्या नाम है इनका? बिरजू महाराज। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, रिया गुप्ता ने इनके बारे में लिखा है और स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अरुणेश शुक्ला ने भी लिखा है बिरजू महाराज जी के बारे में, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ तो आपको मिलेगी, तब भी आप देख लेंगे। चलिए, तो काम की बात आज ये है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अभी एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, कल ही एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। बहुत सारी पोस्ट आई हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, आप इनकी साइट में जा कर के देख सकते हैं वैकेंसीज को, और आपके लिए अच्छा है। और देखें, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बता पाता, फिर बहुत लंबा सेशन हो जाता है। 21 मार्च का रिजल्ट हमारे पास है। राकेश सिंह जेठा और मोहम्मद आशीष, प्रदीप कुमार, आप लोगों ने टॉप किया है। जो टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, यहीं पे आपको पीडीएफ भी मिलती है। हर एक चीज सीक्वेंस में रखा हुआ है, डेली हम अपडेट करते हैं। टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबा दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। और कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।